पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि आपको याद रखना है ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको। अगर पिछले किसी एक्सरसाइज का वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। आप मेरे को ईमेल करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियोस बना दूंगा, ज़रूरत पड़ी तो आपसे व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ईमेल ट्यूटोरियल का भी, और ईमेल कैसे करते हैं, ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को देखकर ईमेल करना सीख सकते हो। और जब ईमेल करना आप सीख जाओगे तो आप अपने डाउट को एक पेपर में लिख के उसका फोटो खींच लीजिए अपने मोबाइल से और उस फोटो को मेरे को ईमेल के जरिए भेज दीजिए, तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो मैं अभी आपको व्हाइट बोर्ड में बताता हूं। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको आप ध्यान से देखना। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा इस वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। दो दोस्त हैं, एक का नाम है अक्षय और दूसरा का नाम है सुनील। ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है। अक्षय को कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है। अक्षय जाता है सुनील के पास में। अक्षय बोलता है, यार मुझे 100 रुपए की जरूरत है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? तो सुनील बोलता है, ठीक है 100 रुपए तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम मेरे को क्या दोगे? क्योंकि वो चाहता है कि अक्षय उसके पैसे को जब यूज कर ले तो यूज करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि अक्षय उस पैसे के बारे में भूल जाए और इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए। तो सुनील ये कंडीशन रखता है कि जो 100 रुपए मैं तुमको दूंगा उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, तुम क्या दे सकते हो? तो अक्षय बोलता है, ठीक है तुम अभी 100 रुपए मुझे दे दो, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा और मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं 100 रुपए के बदले तुमको 110 रुपए दूंगा। तो अक्षय ने लिए 100 रुपए और जब अक्षय ने सुनील को पैसे रिटर्न किए तो उसने 110 रुपए रिटर्न किए। अब आप देखो यहां पर क्या हो रहा है, अक्षय 100 रुपए लेता है, 110 रुपए वापस करता है, तो सुनील के पास में 10 रुपए एक्स्ट्रा आ जाता है। उसने तो 100 रुपए दिए थे, लेकिन 10 रुपए उसके पास एक्स्ट्रा आ गया। तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। जो पैसा सुनील ने अक्षय को दिया उसमें अक्षय ने और थोड़ा सा पैसा जोड़ के सुनील को दे दिया, वो हो गया इंटरेस्ट। हिंदी में इसको ब्याज भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था। ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। SI सिंपल इंटरेस्ट, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कोई एक बंदा है, वो बैंक से 100 रुपए का लोन लेता है, ठीक है। 100 रुपए का, देखो लोन तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपके समझने में इजी आ जाए, इजी रहे, ठीक है। ये एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। अब वो बैंक से 100 रुपए ले लिया। बैंक ने बोला जब आप मेरे को रिटर्न करोगे तो साल के एंड में आपको इसका 10% इंटरेस्ट के साथ आपको मेरे को देना पड़ेगा। अब देखो जब यहां पर ये वाला एग्जांपल अपन ले रहे थे तो यहां पर कहीं पर भी परसेंट की बात नहीं हो रही थी, ठीक है। ये मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिया ताकि आप ये समझ जाओ कि इंटरेस्ट क्या होता है। लेकिन जब कोई बैंक किसी भी इंसान को लोन देता है, किसी व्यक्ति को लोन देता है, तो वो उसके परसेंट के हिसाब से जो लोन का अमाउंट होता है वो वापस लेता है। तो 100 रुपीज का 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो भी लोन ले रहा होगा, ठीक है। समझ लेते हैं हम लोग बाबू भैया हैं और बाबू भैया जो है यहां पर बैंक से लोन ले रहे हैं। कितने का? 100 रुपए का लोन ले रहे हैं। अब बाबू भैया बोले बैंक से कि बैंक ने बोला बाबू भैया से कि भैया जब आप पैसा वापस करोगे तो हर साल आपको 10% इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ेगा। बाबू भैया बोले मेरे को 3 साल के लिए पैसे चाहिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहां पर ध्यान दो, बाबू भैया ने 100 रुपए ले लिए, ये फर्स्ट ईयर।
बाबू भैया ने लिए पैसे फर्स्ट ईयर में 100 रुपए। इसका इंटरेस्ट कितना होगा? इसका इंटरेस्ट होगा 10%। किसका 10%? 100 रुपीज का 10%। जब बाबू भैया 1 साल के बाद पैसा वापस देंगे तो 100 रुपीज का 10% उनको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो 100 रुपीज का 10% होता है 10 रुपीज। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं छोटा सा अमाउंट लिया हूं, क्योंकि अगर बड़ा अमाउंट लेंगे तो ये जो 10% है उसको कैलकुलेट करने में टाइम अपना वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एग्जांपल है, जब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर अपन कैलकुलेशन करते रहेंगे। तो 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपीज। तो बाबू भैया को फर्स्ट ईयर में कितना पे करना पड़ेगा? 100 रुपीज तो उनको देना ही है, प्लस जो इंटरेस्ट है वो भी उनको पे करना पड़ेगा, यानी कि 110 रुपए उनको देना पड़ेगा। तो बाबू भैया कितने साल के लिए लिए? 3 साल के लिए बाबू भैया ने लोन लिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकेंड ईयर में क्या होगा। सेकेंड ईयर में 100 रुपए का, ठीक है, 100 रुपए का फिर से 10 रुपए लोन लग जाएगा। ठीक है, तो अगर बाबू भैया सेकेंड ईयर में पैसा देना चाहें तो उनको देना पड़ेगा 110 रुपीज फिर से। ठीक है, तो देखो ये जो अमाउंट है इसको आप अभी ध्यान मत देना। ठीक है, हम लोग को इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करना है, क्योंकि बाबू भैया ने 3 साल के लिए पैसे लिए हैं, 1 साल के लिए नहीं। अब देखते हैं थर्ड ईयर में। अगर थर्ड ईयर पहुंच जाएगा तो जैसा बाबू भैया ने बोला कि 3 साल के बाद पैसे वापस करूंगा, तो 100 रुपए का फिर से 10% जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो हो जाएगा। और यहां पर फिर से वो 110 रुपए देंगे। तो देखो ये जो 110 रुपीज है ये एक एक साल का कैलकुलेशन है। बाबू भैया ने 3 साल के लिए पैसे लिए, अगर वो 1 साल में ही देना चाहे तो 110 रुपए दे सकता है। सेकेंड ईयर का भी 110 रुपए, ये एक ही साल का कैलकुलेशन है। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन है ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि बाबू भैया ने लिया है 3 साल के लिए पैसा। ठीक है, अब 3 साल पूरे हो चुके हैं। अब बाबू भैया बैंक को कितना पैसा वापस करेंगे? तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का ये 30 रुपीज प्लस बैंक से बाबू भैया ने सिर्फ 100 रुपए ही लिया है। ठीक है, याद रखो बाबू भैया ने बैंक से सिर्फ 100 रुपए ही लिया है। ये फर्स्ट ईयर का उनका इंटरेस्ट हो गया, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। 3 साल के लिए उसने पैसा लिया, 3 साल का इंटरेस्ट होता है 30 रुपए। अब बाबू भैया 3 साल के बाद में बैंक को देंगे 130 रुपए, 130 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो जो 100 रुपए बाबू भैया ने बैंक से लिया है ना, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल। ठीक है, और इसके बाद ये जो रेट है, ठीक है, जिस रेट में ये देखो ये 10 है, ये 10 है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। 100 का 10% भी 10 ही होता है। तो ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जिस रेट में बैंक ने बाबू भैया को लोन दिया है वो 10% है, इसको रेट बोला जाता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको सिर्फ रेट बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आप अगर प्रिंसिपल अमाउंट को उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ऐड कर देंगे तो एक नया अमाउंट आता है, इस अमाउंट को बोला जाता है अमाउंट। ठीक है, ये जो पैसा है इसको अमाउंट बोला जाएगा। इसके अलावा बाबू भैया ने 3 साल के लिए पैसा लिया, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा टाइम। ठीक, तो इन सब चीजों को मिला के एक फॉर्मूला बनता है। ये तो 3 साल का कैलकुलेशन था, तो हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिए। मान लो किसी ने 25 साल के लिए 25 साल के लिए लोन लिया है, तो क्या आप एक एक करके कैलकुलेट करते रहोगे? बिल्कुल नहीं, उसके लिए एक फॉर्मूला रहता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। इस फॉर्मूला से आप कितने भी साल का लोन हो आप कैलकुलेट कर सकते हो। P क्या है? P है प्रिंसिपल जो कि था 100। R क्या है? रेट जो था 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। T क्या है? टाइम, यानी कि कितने समय के लिए, कितने साल के लिए पैसे लिया गया, डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूला में अगर पुट कर दे तो चाहे कोई इंसान 3 साल के लिए लोन ले या 30 साल के लिए लोन ले, सिंपल इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब ये था सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट तो आप पिछले साल भी पढ़ चुके हो। इसके साथ एक और चीज होता है, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि CI का फुल फॉर्म हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। आपके
एक्सरसाइज 8.3 में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि सारे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। वहां पर सिंपल इंटरेस्ट का लगभग कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ रिकॉल करने के लिए, ताकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझने में आसानी हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो ये एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ सकते हो। देखो फिर से अज्यूम करते हैं कि बाबू भैया ने बैंक से लोन लिया, 100 रुपए का ही लोन लिया, लेकिन इस बार बैंक ने उनको सिंपल इंटरेस्ट में पैसा नहीं दिया है, इस बार उसने बैंक ने कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा दिया है। तो यहां डिफरेंस क्या आएगा, तो फर्स्ट ईयर में बाबू भैया ने लिया 100 रुपए, बैंक ने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10 रुपीज है, ठीक है, तो यहां पर 10 रुपए उनका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में आ जाते हैं, बाबू भैया ने 3 साल के लिए पैसा लिया है, तो सेकेंड ईयर में ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज नहीं होगा, ये होगा 100 प्लस 10 यानी कि 110 रुपीज। और अब जो इसमें इंटरेस्ट लगेगा यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका 10% कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि होगा 11 रुपीज, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी कि थर्ड ईयर, जब बाबू भैया को पैसा वापस करना है, तो इस साल जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, देखो प्रिंसिपल मैं बता चुका हूं क्या होता है, जो पैसा हमने बैंक से लिया है, तो यहां पर प्रिंसिपल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही चीज होता है। तो यहां पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 110 प्लस 11, ये हो जाएगा 121 यानी कि 121 रुपीज। अब ये प्रिंसिपल बन चुका है। अब थर्ड ईयर में जो कुछ भी इंटरेस्ट उनको पे करना है, वो 121 रुपीज का पे करना है। तो 121 का जो 10% होता है वो होगा 12.1 रुपीज, ठीक है। अब इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 10 प्लस 11 हो गया 21 और ये 12 33, ठीक है, 33.1 या 10 लिख सकते हैं। और ये जब प्लस बैंक से उसने लिया था 100 रुपीज, तो अब बाबू भैया को 3 साल के बाद कितना पैसा पे करना है, 133.10 रुपीज। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जब बाबू भैया ने पैसा लिया, तो बाबू भैया 130 रुपए पे कर रहे हैं, ठीक है, 3 साल के बाद में। लेकिन जब बैंक ने उनको कंपाउंड इंटरेस्ट से लोन प्रोवाइड किया या उसको पैसा दिया उधारी में, तो बैंक उससे 3 साल के बाद 133 रुपए 10 पैसे यानी कि 133 रुपीज 10 पैसे लेगी। तो देखो इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जिस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला होता है। यहां पर भी प्रिंसिपल सेम चीज है जो प्रिंसिपल यहां पर रहता है वही प्रिंसिपल यहां पर भी है, और यहां पर रेट वही रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बोला जाता है। अमाउंट को अमाउंट क्या होता है, जो पैसा आखिरी में पे करना है, ये है अमाउंट, ठीक है। जो पैसा 3 साल के बाद बैंक को वापस करना है वो अमाउंट है, और टाइम तो फिर वही टाइम है 3 साल के लिए जो पैसा लिया गया। अब अगर आपको वो बोल दे 25 साल का आपको कैलकुलेट करना है कि बाबू भैया अगर 25 साल के लिए पैसा ले रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उनको बैंक को 25 साल के बाद कितना पैसा वापस करना पड़ेगा, तो आप 25 साल का कैलकुलेशन नहीं कर सकते यहां पर, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल एक फॉर्मूला आपको पुट कर देना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर यहां पर ए लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर अमाउंट ही आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अमाउंट भी लिख सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला होगा 1 प्लस r बाई 100 होल टू द पावर n। अब देखो यहां पर n क्या चीज है, r क्या चीज है, ये हम लोग समझ लेते हैं। r है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n क्या है, टाइम, यानी कि कितने समय के लिए उसने पैसा लिया, चाहे वो बैंक से लिया हो या फिर बाहर से। यहां एक चीज मिसिंग है, यहां पर बाहर में एक p आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल भी तो है। प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 100 होल टू द पावर n, तो ये हो गया p फॉर प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, p फॉर प्रिंसिपल हो गया 1 प्लस r, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि कितने परसेंट से बैंक ने उसको लोन दिया है। उसके बाद यहां पावर में आता है n, n क्या है, टाइम पीरियड, यानी कि कितने साल के लिए उसने पैसा लिया है। अब हम लोग को क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि किसी ने हाफ ईयरली के लिए पैसा लिया है, 2.5 ईयर के लिए पैसा लिया है, तो वो कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे ये मैं आपको जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बताऊंगा। फिलहाल आप जान लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इस फॉर्मूला में अगर आप पुट कर देते हो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूला में पुट करने से कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे।